हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ठीक है, पहला लेक्चर दूसरे चैप्टर का परमाणु की संरचना में हमने क्या किया था, पहला लेक्चर पढ़ा हुआ था रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। ठीक है, जैसा मैंने रदरफोर्ड के बारे में बताया था, अब उनकी मैं कमियां बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पे रदरफोर्ड के बारे में बताया था किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ, तो वो सारी चीज़ें, और मॉडल में क्या क्या बातें बताई थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं भाई रदरफोर्ड की कमियाँ क्या क्या थी। कमियाँ के बात करेंगे, फिर मैं बात करूँगा भाई, देखो मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ उसमें, ये समझ जाओ। पहले मैं कमी बात करूँगा, रदरफोर्ड की मॉडल की कमी बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली नील बोर के ऊपर नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि नील बोर के ऊपर ना थोड़े से जाने से पहले ना छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे पद होते हैं, उनको थोड़ा सा समझना जरूरी है। बेसिक चीज़ें होती है जो शब्दावली यूज करते हैं ना, हम इस्तेमाल करते हैं, उनको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे नहीं, वहाँ पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, थोड़े थोड़े शब्द को समझ के तब जाएंगे, तो उसे पढ़ने में ना और मज़ा आएगा, और ज़्यादा मज़ा आएगा, और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे शब्दों को समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। कहेंगे क्या? अब मैं एक बात और बता दूं, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका एक दो नाम और था, सौर्य मॉडल भी कहते थे उसे। क्या कहते थे? सौर मॉडल भी कहते थे, मॉडल भी कहते थे। ठीक है, ऐसा क्यों कहते थे भाई? उन्होंने दिया हुआ था, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया था ये नाभिक होता है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। वही काम करता है क्या मॉडल? सौर की बात करूं मैं, ब्रह्मांड की बात करूं, तो क्या होता है? सूर्य होता है। ये क्या होता है? सूर्य होता है, गोलाकार होता है, सूर्य होता है, उसके बाहर सारे चक्कर लगाते। क्या करते हैं? सारे चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह इसके बाहर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसे सौर्य कहते हैं। तो उसी मॉडल के आधार पर इन्होंने अपने मॉडल को भी नाम दिया हुआ, तो सौर मॉडल भी कहते हैं। बातें समझ में? तो बात करते हैं भाई मॉडल के कमी के बारे में। क्या क्या मॉडल की कमी ने बताया नहीं पाया, क्या क्या मॉडल इन्होंने बता नहीं। तो पहली बात करते हैं भाई इनकी कमियों की बात करते हैं। हेडिंग डाल लेना भाई, हेडिंग डाल लेना। क्या करना है भाई? आप कमियां लिख लेना, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। ठीक है, बात करते थे कमियों के बारे में, बात करते हैं भाई। पहली बात कमी की बात करते हैं, पॉइंट वाइज बात करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो मैक्सवेल का, आपने मैक्सवेल का मैंने बताया था, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था भाई कि जब कोई चार्ज आवेश कण, क्या बोलेंगे, जब कोई, लिखेंगे जब कोई आवेश, मैं उनका बता रहा हूँ, मैक्सवेल को बता रहा हूँ, अभी लिखवा नहीं रहा हूँ उसको। ठीक है, जब कोई, क्या करूँगा, जब कोई क्या होता है, आवेशित कण, क्या कहेंगे, आवेशित कण क्या करता है? गति करता है। क्या करता है? गति करता है। तो मैक्सवेल की बात लिखना हो तो लिख लेना, मैक्सवेल की बात लिखना हो तो लिख लेना, गति करता है तो अपने अंदर से ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रकाश के रूप में मुक्त करता है। क्या करता है? मुक्त करता है। बातें समझ गए? क्या करता है भाई? वो मुक्त करता है, अपने प्रकाश के रूप में अपने अंदर से क्या करता है? ऊर्जा को निकालता रहता है। तो ये बात हो गई भाई कोई चार्ज आवेशित कण। आवेशित कण का मतलब चार्ज पार्टिकल। क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल। बात करते हैं चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। तो भाई चार्ज पार्टिकल क्या होगा? आपने बताया था, क्या मॉडल के अंदर आपने यही बताया था, यही बात बताई। ये आपका नाभिक हो गया, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं नाभिक। ठीक है, नाभिक हो गया। अब इसके बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब जानते हो थॉमसन ने पहले ही बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज है भाई, निगेटिव आवेश है, यानी ऋणात्मक आवेश। यदि ये गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, तो मान के चलो गति करेगा, तो वही बात मैक्सवेल की बातें सिद्ध हो जाएंगी। बात में मैक्सवेल की बातें सही कर जाएगा भाई, गति करता है। गति कर रहा है कि नहीं? आवेशित कण है कि नहीं? ये आवेशित कण है कि नहीं भाई? बिल्कुल है, निगेटिव है, माइनस चार्ज था। आवेशित कण है, प्लस और माइनस को आवेशित कण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशित। यदि कण होगा तो कण बोलेंगे। ठीक है, तो आवेशित कण गति भी कर रहा है, तो अपने अंदर से क्या करेगा? ऊर्जा का मुक्त करेगा। तो भाई क्या करेगा? ऊर्जा मुक्त करेगा। तो बात करते हैं, अब इनके ऊपर आते हैं। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ था, इसके ऊपर पिछले लेक्चर मैंने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, फिर से कर रहा हूँ भाई, फिर से कर रहा हूँ उसी बात को। देखो
गति करेगा तो क्या काम करेगा भाई, अपने अंदर से यदि ये गति कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, ठीक है, ये गति कर रहा है, गति कर रहा है तो अपने अंदर से ऊर्जा को निकाल रहा है, क्या कर रहा है, ऊर्जा को निकाल रहा है। अब एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना भाई, जब ऊर्जा निकालेगा तो ये क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या कर सकता है भाई, अपनी पहली बात तो कर सकता है, गति को कम कर देगा, क्या करेगा, गति को कम कर सकता है, कम कर सकता है, यही काम करेगा। दूसरी बात क्या कर सकता है भाई, दूसरी बातें क्या कर सकता है, या फिर अपना पथ छोटा कर ले, क्या कर ले, पथ छोटा कर ले, ठीक है, अपने पथ को क्या कर दे, छोटा कर दे। दो काम कर सकता है, गति को कम कर दे या फिर अपना पथ को छोटा कर दे, क्योंकि चक्कर लगाने में समय कम लगेगा, क्या लगेगा, समय कम लगेगा तो ऊर्जा कम खर्चा होगी। बातें समझ में आई। अब देखो पहली बात आप तो बता दिया गया था, जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो नियत होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति नियत होती है, उसे आप बदल नहीं सकते, ठीक है, यूनिफॉर्म होती, क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। बातें समझ में आई, इसे कहते हैं नियत, क्या कहते हैं, नियत, यूनिफॉर्म शब्द का मतलब है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी बचती भाई, कौन सी पॉसिबिलिटी बचती है, दूसरी पॉसिबिलिटी बचती कौन सी, पथ को छोटा करने की बात करता है, क्या करता है, पथ को छोटा करेगा भाई, क्या करेगा, फिर वही काम। अब मैं दूसरे से बना रहा हूँ, देखो ये वाला गति किया, यहाँ पे एक चक्कर मान के लगाओ, पूरा लगा लिया, फिर जब यहाँ पहुंचा यहाँ से पथ छोटा करेगा, फिर यहाँ पहुंचा फिर पथ छोटा कर देगा, करेगा कि नहीं, फिर से छोटा करेगा, फिर से छोटा करेगा, करते करते कहाँ चला गया, देखो नाभिक में चला गया, कहाँ चला गया भाई, नाभिक में चला गया। अब नाभिक में क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाए, ऐसा कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं हो सकता कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन चला जाए। यदि नाभिक में चला गया इलेक्ट्रॉन, यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो खत्म हो जाएगा, परमाणु क्या होगा, परमाणु खत्म होगा। संरक्षण नियम यही कहता है, न परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात समझ में भाई, तो भाई इसको तो ना ही नष्ट कर सकते हो, ना ही खत्म कर सकते हो, नष्ट तो कर ही नहीं सकते, तो ये नष्ट हो रहा है भाई आपकी थ्योरी के हिसाब से, ये होता नहीं एक्चुअल में, लेकिन इनकी थ्योरी के हिसाब से ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सवेल इनकी थ्योरी के ऊपर मैक्सवेल की थ्योरी लगाएंगे, मैक्सवेल का सिद्धांत लगाएंगे तो इनका सिद्धांत गलत हो जाता है। क्यों, कि उनके सिद्धांत से कहता है कि ये नाभिक में चला जाता है, जो कि नाभिक में जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। तो लिख सकते हैं भाई, तो क्या कहेंगे कि इनकी बातें गलत थी, यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस बात को नहीं बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गति करता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वो रहता है वहाँ पे। ये बातें रदरफोर्ड ने नहीं बता पाए थे, रदरफोर्ड ये बातें बताने से असफल हो गए थे। बातें समझ में। अब दूसरी की बात कर लेते हैं भाई, दूसरी की बात कर लेते हैं। तो दूसरा शब्द का बात करेंगे भाई, उसमें क्या था, इन्होंने कहा था भाई या क्या करते काम, ये क्या करते काम, रदरफोर्ड के दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। इन्होंने मॉडल जो था ना, यदि बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, क्या करते हैं भाई, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जानते हो ना, यदि देखो स्पेक्ट्रम का मतलब समझ जाओ कि बहुत सारे किरणों का समूह, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत सारे किरणों का समूह। मैं दूसरे की बात करता हूँ भाई, दूसरे के स्पेक्ट्रम की बात करता है, किसकी बात करता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते, क्या करेंगे भाई, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करते हैं, कहेंगे भाई स्पेक्ट्रम की व्याख्या, रदरफोर्ड ऐसे लिख लेना दूसरे में, रदरफोर्ड का मॉडल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता, नहीं करता है, नहीं करता है। बातें समझ में आई, नहीं करता। अब भाई बात करते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब समझ जाना, स्पेक्ट्रम का मतलब समझ जाना बहुत सारी किरणों का समूह, क्या करेंगे, बहुत सारे किरणों का समूह। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे बहुत सारे अलग अलग किरणों का समूह की बात करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग किरणों का समूह की बात करते हैं। जैसे मैं बात करूँ भाई, एक लाइट जा रही है, एक लाइट जा रही, इसमें ऐसा तो है नहीं कि लाइट में एक ही किरण हो, एक ही बीम हो, क्या करेंगे, एक ही लाइट तो है नहीं, इसके अंदर लाइट की किरण जा रही है, यदि मैं बात करूँ किरण जा रही है लाइट की, तो इसमें एक ही बीम तो होगी नहीं, हो सकता है हजारों किरण हो इसके अंदर, होती कितनी है, हजारों किरण। जब हजारों किरण का एक समूह बना देते हैं ना, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब समझ जाना, किरणों का समूह की बात कर रहा है, यानी ढेर सारे किरण होंगे जो एक ही साथ चल रही, गुच्छे के रूप में चल रही है, ठीक है, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी कि स्पेक्ट्रम यानी कोई, इसका मतलब समझ जाओ, जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है भाई, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, तो स्पेक्ट्रम क्या कहता है, जब कोई
चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण क्या करता है, गति करता है, तो अपने अंदर से ऊर्जा जो निकालता है लाइट के रूप में ना, वो लाइट होती है स्पेक्ट्रम होती है। क्या होती है, लाइटों की स्पेक्ट्रम होती है। बातें समझ, जैसे लाइट होती है ना, लाइट आ रही है, जैसे लाइट जल रही है, जैसे यहाँ पे लाइट दिख रही है ना, तो वो स्पेक्ट्रम के रूप में बिखरी हुई है। क्या है कि ढेर सारी किरणों के रूप में बिखरी हुई है, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी कि ये स्पेक्ट्रम की बात करता है, स्पेक्ट्रम की कोई बातें नहीं कर पाता रदरफोर्ड, ठीक है। इनकी बातें ये भी काम नहीं कर पाए, ये भी काम नहीं कर पाए। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। और तीसरे की मैं बात करूं, तो बात कर सकते भाई कि जो रदरफोर्ड थे ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के गति के बारे में नहीं बता पाया कि किस तरीके से वो चारों तरफ में गति करते हैं। यानी कि उन्होंने कहेंगे रदरफोर्ड, बात कर लेंगे भाई, तो कहेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल नाभिक के चारों तरफ गति करने वाले, चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की गति की व्याख्या, चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के गति की व्याख्या नहीं करता है। बातें समझ गई, यानी कि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है, उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाता। किस तरीके से वो, जैसे मैंने कहा था ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाभिक होता है, इसके बाहर ये गति कर रहा है ना, तो किस रूप में गति कर रहा है, किस तरीके से गति कर रहा है, उसकी बात नहीं कर पाता। क्योंकि इन्होंने बताया था ना कि जो बातें बताई थी ना, इन्होंने कहा था भाई ऐसा करते हैं ना, ऐसे गति करा दो उसको, गति करता है वो, लेकिन ऐसी गति करता नहीं, क्योंकि उन्होंने बता ही नहीं पाया कि ऐसे क्यों गति करता है। क्योंकि पहले ही बता दें, किसने, मैक्सवेल ने बता दिया भाई ऐसी गति करेगा तो ऐसा काम करेगा। तो फिर इन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता, अब इसके बारे में मुझे ना नहीं पता यार, जो भी है ना वो समझ लो आप लोग, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता, तो ये छोड़ दिए, यहीं पे छोड़ दिए। तो फिर भाई ये इसी को ना सही किए नील बोर ने किया। सही किसने किया, नील बोर ने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ, छोटे छोटे, जैसे डी ब्रोगली के समीकरण का भी इस्तेमाल किया होता, प्लांक का समीकरण का इस्तेमाल किया हुआ था, ठीक है। और फोटो केमिस्ट्री की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसकी बात ही कर रहा था, उनकी बातें वो इस्तेमाल किया हुआ था। सारे छोटे छोटे टर्म्स जो शब्दावली थे ना, उनको इस्तेमाल करके अपने मॉडल के अंदर लाया हुआ था, तो उन्हीं की बात करता था, ठीक है। उनको सारी चीज़ें लगा के तब अपने मॉडल को सही किया हुआ था रदरफोर्ड, उसने नील बोर ने यही किए थे। तो बात करते भाई, उनकी बात करते हैं, पहले उनकी शब्दावली को पढ़ लेते हैं, तब जाके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बातें समझ भाई। तो छोटे छोटे शब्द को मैं पहले बात कर लेते, क्या करते हैं, छोटे छोटे शब्द की बात कर लेते। पहले बात करते भाई परमाणु के संगठन की, परमाणु के नाभिक के संगठन की। किसकी बात करते हैं, परमाणु के नाभिक की संगठन की। संगठन का मतलब समझते हो, संगठन का मतलब समझते हो, बखूबी समझते हो भाई। आपको पढ़ना, संगठन का मतलब होता है किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ। तो नाभिक किस किस चीज़ में से मिलके बनता है, तो मैं आगे की बात कर लेता हूँ। मैं यहीं पे सारी चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि फिर मैं रदरफोर्ड की बातें नहीं करूँगा, ठीक है। फिर बात नहीं किसी और का करते हैं, सारी चीज़ें यहीं पर बता देंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना, परमाणु के नाभिक का संगठन, ठीक है। कंपोजिशन भाई, वो किससे किससे मिलके बना है। तो आप जानते हो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, तो बोलेंगे परमाणु का नाभिक का संगठन। तो क्या लिखेंगे भाई, परमाणु के नाभिक का संगठन क्या होता है भाई, परमाणु के नाभिक का संगठन इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और कहेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को हम लोग प्रति न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं किसी भी परमाणु के अंदर 2 न्यूट्रॉन थे और 3 प्रोटॉन थे। क्या थे, 3 प्रोटॉन थे, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा,
क्या आएगा भाई 5 आएगा, तो कहेंगे 5 न्यूक्लियन, यानी 5 न्यूक्लियन, इसे बोलेंगे, इन दोनों को जोड़ को बोलेंगे न्यूक्लियन, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियनों की संख्या बोलेंगे। बातें समझ में, N+P को न्यूक्लियनों की संख्या बोलते हैं। बातें समझ गए, इस तरीके से आपको बतानी है, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है भाई, संगठन क्या क्या होते हैं इसके अंदर, परमाणु के संगठन में क्या क्या होता है, नाभिक के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, तो लिख लेंगे भाई, इस चीज़ को हिंदी में भी लिख सकते हो आप लोग। परमाणु के परमाणु का नाभिक, ऐसे लिखो, परमाणु का नाभिक प्रोटॉन, ऐसे लिख लो, धनात्मक तथा धनात्मक जिसे, ऐसे लिखो, धनात्मक जिसे प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, तथा प्रोटॉन कहते हैं, तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉनों से बना होता है, होता तो बहुत कुछ है भाई, होता तो नाभिक के अंदर बहुत सब है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको जानना भी 2 ही चीज़ के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेगा। किसकी बात करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो बोलेंगे, आगे लिख लेना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के सम को, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के सम को क्या कहेंगे, के सम को न्यूक्लियनों की संख्या बोलते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ इधर, न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं, यानी कि N+P, N से किससे दिखाते हैं, N को न्यूट्रॉन से दिखाते हैं, P से प्रोटॉन को दिखाते हैं, N+P बराबर न्यूक्लियन होता है, प्रति न्यूक्लियन होता है। क्या होता है, प्रति न्यूक्लियन होता है, ठीक है। बात समझ में आई, ये चीज़ें कहा गया कि भाई इसका संगठन ऐसा ऐसा होता है। बातें समझ में आई, इस तरीके से इनका संगठन होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, तो कहेंगे भाई जो प्रोटॉन होता है ना वही परमाणु क्रमांक होता है। तो मैं एक ही साथ पहले दिखा देता हूँ कि परमाणु कैसे दिखाते हैं, परमाणु को दिखाने का तरीका क्या है, उसी में मैं सारी चीज़ें कवर करा दूंगा भाई, ठीक है। बातें समझ में आई, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। समझ गए ये चीज़ें, तो लिख लेना भाई, फॉर्मूला में लिखवाऊंगा, अभी क्वेश्चन इस पर भी कराऊंगा, अभी आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा उसी के ऊपर, ठीक है। यदि मैं परमाणु के संगठन की बात करूं, तो क्या क्या बताओगे भाई, परमाणु के संगठन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओगे, जिसे मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे मूल कण कहते हैं। तो मैं परमाणु के संगठन की बात कर लेता हूं, किसकी बात करता हूं, परमाणु का संगठन, ठीक है। परमाणु के संगठन की बात करूं तो पर लिखेंगे भाई परमाणु, क्या लिखेंगे, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। बातें समझ गए, से मिलकर बनता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जिसे, जिन्हें क्या कहेंगे, मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं, मूल कण कहते हैं,
बातें समझ गए, मूल कण कहते हैं। बातें समझ गए, इस तरीके से कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है जिसे मूल कण कहते हैं। मूल कण देखो वो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ है जो सबसे अपने आप में सबसे छोटा हो, क्या हो, अपने आप में सबसे सूक्ष्मतम हो, उससे अलावा कोई छोटा हो ही ना, उससे छोटा कोई हो ही ना। जैसे पहले वो डाल्टन आए तो उन्होंने क्या कहा था, मूल कण क्या होते हैं आपके, मूल कण परमाणु होते थे, क्योंकि परमाणु से छोटा कोई चीज़ है नहीं। लेकिन बाद में जब थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, उन्होंने उसके अंदर भी खोज के रखा हुआ था क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोजा, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की 1932 में। इस तरीके से उन्होंने बता दिया भाई कि क्या हुआ होता है, परमाणु के अंदर भी चीज़ें होती, संगठन होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जिसे मूल कण कहते हैं। वैसे मूल कण 4 तरीके से होते हैं, ठीक है, आपको 4 तरीके से ही जानना है, क्या करना है, 4 तरीके के जानना है भाई। इलेक्ट्रॉन जो मूल कण होते हैं, तो लिख लेना भाई, जो मूल कण होते हैं, मूल कण के बारे में लिख लेना, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख लेना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और हो गया एक होता है मेसान होता है। क्या होता है, मेसान, मेसान होता है भाई, इसको भी समझ लेना। मेसान जिसे पाई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, पाई से। और ये मेसान होता है ना, वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। एक होता है पाई प्लस होता है, एक होता है पाई माइनस होता है, और एक पाई 0 होता है। इस पर यानी कि उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। बातें समझ में, ये मेसान जो होता है ना, वो 3 तरीके से होता है। इसे भी, मेसान को भी क्या कहते हैं, मूल कण ही कहते हैं। तो आपके मूल कण कितने हुए, 4 हो गए। कितने हो गए भाई, 4 मूल कण हो गए। बातें समझ में आई, इस तरीके से आपके मूल कण होते हैं 4, ठीक है। तो इस बात को रखना, याद रखना भाई। तो बात करते हैं भाई प्रोटॉन का, परमाणु का संगठन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मेसान जो होता है, ये मेसान जो कहाँ पाया जाता है भाई, मेसान जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो लिख लेना नाभिक के अंदर। क्या करता है, नाभिक के अंदर। मैं काम बता देता हूँ उसका, नाभिक के अंदर, या फिर लिख सकते हो नाभिक में। क्या लिखेंगे, नाभिक में। काम क्या होता है इसका, काम लिख लेना भाई, काम होता है इसका, जो काम होता है ना इसका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखना। क्या करना, प्रोटॉन, प्रोटॉन दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो प्रोटॉन तथा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांध के रखना। क्या करना, बांध कर रखना, ठीक है। क्या काम होता है इसका, काम जो होता है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधे रखना। क्योंकि प्रोटॉन भी तरीके से क्या होता है, दोनों ढेर सारे, क्योंकि नाभिक छोटे होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे कण रख दोगे ना, तो वो अपने अंदर से क्या होता है, बहुत इतना सघन होता है ना कि अपने अंदर से भगाने लगता है लोगों को। क्या करता है वो, भगाने लगता है। तो प्रोटॉन क्या करता है ना, अपने अंदर से ना न्यूट्रॉन को भगा देता है। कहता है भाई नहीं, मेरे अंदर नहीं रहना, मेरा घर छोटा है, तुम नहीं रहोगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटॉन ही तो रहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला कि भैया मेरे अंदर तुम नहीं रहोगे। तो न्यूट्रॉन क्या करता है ना, सोचता है भाई निकल जाऊँगा। लेकिन ये मेसान कहता है ना, भाई तुम कैसे जाओगे, मेरे रहते तुम कैसे निकल के चले जाओगे मेरे घर से, ठीक है, मैं भी तो हूँ। ये क्या करता है, क्षणिक रूप से आता है, जैसे प्रोटॉन हुआ ना, क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध देता है। क्या करता है, ये बांध देता है। जैसे किसके सहारे से, पाई के सहारे ये बांध देता है, फिर ये क्या करता है, फिर टूट जाता है। जैसे ये कहता है बहुत ही क्षणिक होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, एकदम बिल्कुल समय एकदम ना छोटा होता है। आता है, काम करता चला जाता, आता है, काम करता चला जाता, आता है, काम करता चला जाता है। यानी आएगा, बांधेगा, फिर ये टूट जाएंगे, ये बांधेगा फिर टूट जाएंगे, ये बांधता है फिर टूट जाता है, फिर बांधता है फिर टूट जाते हैं, जितने बार बांधेगा फिर टूट जाएगा, फिर टूटेगा। ये बार बार इतने तेज काम करते हैं ना कि किसी को निकल के जाने का मौका नहीं मिलता। क्या करता है, ये निकल के जाने का मौका ही नहीं मिलता है कि ये भाई काम निकल के चले जाए। क्योंकि ये काम इतना तेज होता है ना, बांधना और तोड़ना, बांधना तोड़ना इतना तेज होता है ना कि ये निकल के जा ही नहीं पाते। इसलिए कहते क्या, इसलिए कहते हैं भैया ये काम बंधे होते हैं। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के अंदर रह पाते हैं। नहीं तो ऐसा काम पाई मेसान ना होता, ये दोनों रह भी नहीं पाते, ठीक है, साथ में रह भी नहीं पाते भाई, ठीक है। बात करते भाई, अब बात कर लेते हैं परमाणु को दिखाने का तरीका। क्या करते हैं, परमाणु को दिखाने का तरीका की बात करते हैं, ठीक है। नोट करते रहना भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। परमाणु को दिखाने का तरीका, लिख लो भाई,
परमाणु दर्शाने का तरीका। ठीक है, बात करते भाई, बात करते परमाणु दर्शाने का तरीका। तो देख लेना एक्स जेड ए, क्या होता है एक्स जेड ए, यही होता है तरीका परमाणु को दर्शाने का। इस तरीके से परमाणु को दर्शाते। किस तरीके से भाई, ये जो जहाँ पे लिख लेना, जहाँ पे लिखोगे क्या, जहाँ ए आपका क्या है भाई, द्रव्यमान संख्या, क्या है, द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या है, ये एक संख्या है इसलिए मात्रक नहीं होता है, संख्या है, द्रव्यमान है लेकिन उसकी संख्या, द्रव्यमानों की संख्या, कितने द्रव्यमान इसके अंदर है। ठीक है, द्रव्यमानों की संख्या है, द्रव्यमान नहीं पूरी तरीके से। ठीक है, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्या है, परमाणु क्रमांक, उसी को कहते हैं परमाणु, प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, उसी को प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। बातें समझ में, इस तरीके से परमाणु को दर्शाते हैं। तो एक फार्मूला लिख लेना भाई, तो एक फार्मूला लिख लेना, क्या लिखोगे भाई, ए इक्वल टू जो होता है वो होता है P प्लस में N होता है। क्या होता है, P प्लस में N होता है, यानी कि जितने नंबर आप प्रोटॉन होंगे, यानी प्रोटॉनों की संख्या होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, दोनों को जोड़ दोगे तो वो द्रव्यमान संख्या देगा। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है और उनके भार अलग अलग होते हैं। संख्या का मतलब समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 ऐसे के रूप में होगा। द्रव्यमान का मतलब उसके भार की बात करेगा कि एक प्रोटॉन के भार कितना होता है, लगभग होता है 1.6 × 10 कहते हैं माइनस 27 करीब होता है, 27-28 ग्राम के करीब होता है। ठीक है, 28 ग्राम होता है। कितना होता है, 1 प्रोटॉन का जो भार होता है, एक प्रोटॉन के मैं भार लिखूं तो प्रोटॉन का भार 1.6 × 10 कहते हैं माइनस 28 ग्राम होता है। क्या होता है, 28 ग्राम होता है। बातें समझ में, इतना कम एक प्रोटॉन का भार होता है। तो मैं बोलूँगा 5 प्रोटॉन है तो 5 से गुणा कर देंगे। बातें समझ में, ये भार की बात नहीं कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है इसकी संख्या की बात करेगा। कितना, संख्या की बात करेगा। जैसे सोडियम है तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन, तो वो संख्या की बात करेगा, भार नहीं करेगा वो। ठीक है, बातें समझ में, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या देख के मात्रक मत निकाल लेना, ग्राम में निकाल लेना, किलोग्राम में निकाल लेना, नहीं, बिल्कुल नहीं निकालना, क्योंकि ये द्रव्यमान संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। परमाणु क्रमांक जानते हो, ये भी एक तरीके का संख्या है। तो परमाणु क्रमांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो बात याद रखना, इस बात को याद रखना। अब एक बात और नोटिस कर लेना भाई, यदि मैं यहीं से निकालूं तो P इक्वल टू ये होता है, या फिर मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, Z, इसी को लिख सकता हूं Z इक्वल टू P लिख सकता हूं कि नहीं, वही तो सेम होता है, उसी को तो प्रोटॉनों को ही तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो मैं इसी को बदल के लिख सकता हूँ, क्या, A इक्वल टू Z प्लस N, क्या लिख सकता हूँ, Z प्लस N लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। यदि मैं Z की बात करूँ, मैं N की बात करूँ तो क्या कहोगे, A माइनस Z कह दोगे। क्या कहोगे, A माइनस Z कह दो। यदि मैं कहूँ कि आप निकाल दो, मुझे निकाल के दिखाओ, क्या, Z निकाल के दिखाओ, क्या निकालो, Z निकाल के दिखाओ, तो क्या कहोगे, A माइनस N कहोगे। क्या कहोगे, A माइनस N कहोगे। बातें समझ में आई, इस तरीके से 3-4 फॉर्मूले हैं। बातें समझ में आई। अब बात कर लेते हैं भाई, अब नोट पॉइंट लिख लेना। क्या करना, नोट पॉइंट लिखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है बातें। क्वेश्चन करोगे तो भूल जाओगे, क्वेश्चन घुमाएगा, कितना घुमा दे कोई दिक्कत नहीं है, कितनों बार घुमा दे कोई दिक्कत नहीं हम लोग को भाई। नोट पॉइंट लिखना भाई, नोट पॉइंट लिख लेना, नोट पॉइंट लिख लेना भाई। नोट पॉइंट में क्या लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे। जब लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखना भाई, जब परमाणु उदासीन हो, उदासीन हो। क्या हो भाई, परमाणु क्या हो, उदासीन हो। इसका मतलब समझते हैं, उदासीन कहने का मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उदासीन होगा तो बोलेंगे P इक्वल टू E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इक्वल टू E। E क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मैं लिख देता हूँ, कौन क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या भैया, इलेक्ट्रॉन है। P आपके परमाणु क्रम प्रोटॉनों की संख्या था, यही था, P आपका यही था। बातें समझ गए आप लोग। जब क्या होगा, परमाणु उदासीन होगा तो P इक्वल टू E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को मैं बदल सकता हूँ, तो P की जगह पे E भी रख सकता था मैं,
रख सकता था, उस समय आप क्वेश्चन को बदल लेना। कहीं कहीं पे आपको क्या करता है, उदासीन दे देगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा, तो उससे आपको द्रव्यमान की संख्या पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही प्रोटॉनों की संख्या, कब, जब परमाणु उदासीन है। जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ, मैं बोलूँगा, क्या क्वेश्चन बोल सकता हूँ भाई, सोडियम, यानी कि सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन, या फिर कहोगे सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉनों का भार कितना है, 11 इलेक्ट्रॉनों का भार, या फिर ऐसे कहो सोडियम का भार कितना है, सोडियम का भार, सोडियम का भार, या फिर भार नहीं, द्रव्यमान संख्या लिखना, द्रव्यमान संख्या कितना है, 23 है, कितना है, 23 है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है हो, तो पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। क्या बताइए, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। बता लोगे भैया, बता लोगे। सोडियम का बोला है, कहीं चार्ज बोला क्या, उसने चार्ज के बारे में बात किया, नहीं बात किया, उसने कहा कि सोडियम की बात करें, यानी सोडियम उदासीन है, क्या है, उदासीन है। तो आप जानते हो पी निकालना है यानी जेड निकालना, आप जानते हो न्यूट्रॉन निकालना, तो न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है भाई, N - A - Z होता है। क्या होता है, A - Z होता है। अभी ए तो तुम्हें पता है 23 दिया हुआ, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ 23, बात समझ में आई। द्रव्यमान संख्या तुम्हें दिया हुआ कितना, 23 दिया हुआ, लेकिन आपको निकालना क्या, यहाँ पर क्या निकालना है, एन निकालना है भाई। एन निकालने के लिए क्या चाहिए, ए तो दिया हुआ है, जेड कहीं से मिल जाए काम बन जाए मेरा, ए जेड निकल जाए काम बन जाए। तो जेड के लिए जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है भाई, पी, क्या होता है, जेड इक्वल टू पी होता है। अब जानते हो परमाणु उदासीन है, तो पी क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के बराबर। इसी के मैं बराबर लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हो जाएगा, बराबर 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लगा दोगे भाई, फॉर्मूला लगा दोगे, क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू ए कितना दिया हुआ, 23 माइनस 11, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी बच जाएगी भाई, 12 बचेगी। कितनी बचेगी, 12 बचेगी, यानी कि इसके सोडियम के अंदर 12 न्यूट्रॉन होते हैं। बातें समझिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बातें समझ में आई। यदि बात करना भाई, बात करना तो क्या कहेंगे भाई, जो क्या होगा, यदि मैं कहूँगा दूसरे पॉइंट क्या लिख सकता हूँ मैं, दूसरी पॉइंट में लिख सकता हूँ भाई, लिख लो, जब परमाणु उदासीन ना हो, यानी कि आवेशित हो, लिखेंगे जब परमाणु आवेशित हो, तो क्या कहेंगे, जब परमाणु आवेशित हो। आवेशित कहने का मतलब समझते हो, या प्लस होगा या फिर माइनस होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। एक बात ध्यान रखना, जब क्या लिखोगे, उसमें भी सफिक्स में एक पॉइंट बना लो, क्या करो, एक पॉइंट बना लो। क्या करेंगे भाई, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला यानी धनात्मक होगा, यदि परमाणु धनात्मक होगा, उसमें लिख लेना 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख लेना। यदि परमाणु क्या हो, धनात्मक हो, यदि परमाणु धनात्मक हो, जब परमाणु धनात्मक होगा तो बात को याद रखना, क्या करेगा वो भाई, परमाणु धनात्मक होगा, याद रखना बात को, वो करेगा क्या, उस समय जो प्रोटॉन की संख्या है ना, धनात्मक हो तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। क्या होंगे, प्रोटॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। कब, जब परमाणु धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। दूसरी बात लिख लेते हैं भाई, दूसरी बात कर लेते हैं। यदि बी पार्ट की मैं बात करूँ, ऊपर लिख देता हूँ, दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। बी पार्ट की बात कर लेते हैं, बी पार्ट की बात कर लेते हैं भाई। इसके बी पार्ट का मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ भाई, इसको मैं रफ कर देता हूँ। बी पार्ट मैं इसका इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, बी पार्ट बगल में इसका। यदि मैं बी पार्ट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, बी पार्ट की करूँ, तो लिख सकता हूँ भाई, यदि परमाणु ऋणात्मक हो, क्या हो, परमाणु ऋणात्मक आवेशित हो, यदि परमाणु ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो, तो
क्या बोलेंगे, परमाणु ऋणात्मक है तो क्या कहेंगे, उस समय इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन उस समय क्या करता है, परमाणु ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या कहेंगे, उस समय बोलेंगे प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा। उस समय इलेक्ट्रॉन कम है, बराबर नहीं होंगे। क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो लिख सकते हैं भाई, इस समय लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इस पर लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, P नॉट इक्वल टू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इक्वल टू नॉट इक्वल टू ई हो जाएगा। ये बातें लिख सकते थे इसके लिए, लेकिन कब होगा, उसमें दो सफिक्स मैंने डाला हुआ A और B करके। क्या होगा, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, जब परमाणु धनात्मक होगा तो P ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, और यदि परमाणु क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो P कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। यानी P प्रोटॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जैसे मैं कह दूँ क्लोरीन, क्या कहूँगा, क्लोरीन माइनस चार्ज। क्या कहूँगा मैं, क्लोरीन माइनस चार्ज कहूँगा। तो यानी कि आपको देख के ही समझ में आना चाहिए क्या है, ऋणात्मक है। ये क्या है भाई, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो यानी प्रोटॉन की संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। अब कितनी ज़्यादा होगी, तो एक बात ध्यान रखना, कितनी ज़्यादा होगी, जितना माइनस होगा उतना ही ज़्यादा होगा। क्या होगा, जितने माइनस होगा उतने ही ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, कितने माइनस दिख रहा है इसके ऊपर, एक माइनस दिख रहा है, यानी 17 प्रोटॉन होते हैं। कितने, 17 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर P की वैल्यू कितनी है, 17 है। तो मैं E की वैल्यू पूछूंगा तो कितना आ जाएगा, 17 प्लस में 1 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात ही समझ गया हूँ, समझ गए। मैं कहूँगी Mg+2, देख लो भाई, क्या कहूँगा मैं, Mg+2 बोलूँ, कितना बोलूँ मैं, Mg+2। अभी क्या दिख रहा है, धनात्मक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, धनात्मक दिख रहा है, धनात्मक दिख रहा है। तो बोलेंगे क्या, P ज़्यादा होगा, E कम होगा। कितना कम होगा, जितना ये प्लस चार्ज होगा। कितना होगा, जितना ये प्लस चार्ज होगा, उसको हम माइनस कर देना। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, इसमें 12 होती है। कितनी होती है, 12। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, P माइनस क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 12 माइनस 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बातें समझ गए। ये बिल्कुल बेहद ही आसान तरीका है, बेहद ही आसान तरीका। कितना कम और कितना ज़्यादा होगा वो देख के बता सकते हो, ठीक है। आप देख के ही बता सकते हो, निकालने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। बातें समझ गए, इस तरीके से निकाल के बता दूँगी। जैसे मैं कहूँ क्या बोलूँ भाई, जैसे ऑक्सीजन 2 माइनस, कितना, ऑक्सीजन 2 माइनस है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन में माइनस लगा हुआ तो क्या बोलेगा भाई, माइनस लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ग्रहण किया हुआ, क्या किया, ग्रहण किया हुआ। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होते थे, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, P+2 हो जाएगा। P+2, ये माइनस में तो इसका प्लस में जोड़ देंगे, ठीक है। बातें समझ में आई, क्या होगा भाई, P कितना, 8 + 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बातें समझ गए। इस तरीके से आप क्या करोगे, इनके इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे आप लोग, समझ गए। बातें समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझदार हो, ठीक है। बातें समझ गए आप लोग, बातें आप लोग समझ गए हो। अब बात कर लेते हैं भाई परमाणु। अब जैसे कि बार बार आ रहा है ना परमाणु क्रमांक, तो मैंने बता दिया था क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन यानी कि धनात्मक, जितने उसके अंदर धनात्मक पार्ट होंगे। बातें समझ गए। अब बार बार बात कर रहे भाई क्या, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार में मैं अंतर बार बार बता रहा हूँ। तो देख लेते भाई क्या है दोनों, पहले तो लिख लेना भाई, दोनों की परिभाषाएं लिख लेना। मैं बता रहा हूँ दोनों की परिभाषाएं मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ध्यान देना भाई, ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता ही नहीं होता कहाँ पर क्या करना है, इसलिए क्योंकि आप पढ़े नहीं होते ढंग से, ठीक है। तो ढंग से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लो भाई आप लोग, ठीक है। एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको ध्यान रखना इस बात की, ध्यान रखना भाई, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बातें समझ गए भाई। बात कर लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं भाई। द्रव्यमान संख्या, पैडिंग डाल लेना, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु भार। क्या बोलेंगे, परमाणु भार की बात करते हैं, ठीक है। अब पहले लिख लेते हैं, पहली डेफिनेशन लिख लेते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जो भी लिखना चाहो तो लिख लेते हैं भाई। द्रव्यमान संख्या बार बार आ रहा है ये, तो इसके बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे, द्रव्यमान संख्या के बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे। द्रव्यमान संख्या कुल किसी भी परमाणु के, लिखेंगे भाई, किसी भी परमाणु के, कुल किसी भी परमाणु में
में उपस्थित न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, क्या कहेंगे, की कुल संख्या क्या कहलाती है, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। बातें समझे। इसीलिए आपने क्या लिखा हुआ था फॉर्मूले में, क्या लिखा हुआ था, H=P+ में n लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, P+ में n लिखा हुआ था, यानी प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। क्या कहेंगे, कुल संख्या। जैसे 5 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है, जितने भी रहेंगे कुल संख्या, और उनके क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों के 4, 5, 10 न्यूट्रॉन जितने भी रहेंगे उनको जोड़ देंगे, उनकी बात करेगा। बातें समझ में आई। उनकी संख्या जो कुल होगी वही उसका क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगा। तो एक बात लिख लेना, द्रव्यमान संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि द्रव्यमान संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता है। ना मात्रक नहीं होता है। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ परमाणु भार की। किसकी बात करता हूँ, परमाणु भार की। तो भाई अंतर होता है दोनों में, परमाणु भार की, ठीक है। बात करते हैं परमाणु भार की, बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं भाई परमाणु भार क्या होता है, किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल कणों का भार, कुल कणों का भार क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। तो लिखेंगे किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल कणों का, क्या लिखेंगे, कुल कणों का भार क्या कहलाता है, कुल कणों का भार परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। ठीक है, परमाणु भार कहलाता है। यही बात होती है भाई, दोनों में डिफरेंस यही बेसिक है। जैसे परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सभी चीज़ होते हैं, तीनों चीज़ होती है। तो तीनों का जो भार होगा वही क्या कहलाएगा, परमाणु भार कहलाएगा। और क्या होता है, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही कहेंगे। बातें समझ में आई। तो लिख लेंगे भैया कि क्या, तो लिख लेंगे, एक नोट पॉइंट लिख लेना, इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई, परमाणु भार का मात्रक होता है, परमाणु भार का मात्रक होता है। बातें समझ में आई। वो क्या हो सकता है, मात्रक क्या हो सकता है भाई, मात्रक क्या होगा भाई, फिर मात्रक लिख लेते हैं। क्या होगा मात्रक, या फिर वो ग्राम में होगा, या फिर वो क्या होगा, केजी में होगा। जिसमें भी रखना चाहो उसमें रख सकते हो, ग्राम, केजी, जिसमें रखना चाहो उसमें रख सकते हो। बातें समझ में, इस तरीके से परमाणु और द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। बातें समझ में आई ना। ये देखो, जैसे मैं कह दूं ना, किसी जैसे सोडियम मैं बोल दूं, क्या कहते हो, आज जैसे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, यदि आप पीरियोडिक टेबल कभी आवर साड़ी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा क्या करता है भाई, वो कभी कभी ना देखोगे तो कभी हम जो देता है ना, वो 23 दशमलव समथिंग देता है, या 23.022 करके दे देगा। जैसे हाइड्रोजन का देता है 1 दशमलव समथिंग कुछ करके देता है, 1.1100 ऐसे कुछ करके देता है कि नहीं, सारी चीज़ें देता है कि नहीं। उसका मतलब समझते हो, वो परमाणु भार दे रहा है। क्या दे रहा है, परमाणु भार दे रहा है। और बात करते हैं परमाणु भार देता है। यदि द्रव्यमान संख्या की बात करें तो जैसे मैं लिखता हूँ ना, सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं कि नहीं, 40 है, 23 है, 22 है, 21 है, 24 है, 25 है, एक संख्या के रूप में लिखते हैं ना, वो हम लोग द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। परमाणु भार थोड़े सी अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, लगभग दोनों बराबर। तो लिख सकते हैं भाई परमाणु भार, लिख लेना इसको। तो एक ये लिख लेना, फिर इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। बातें समझ में, तो मैं एक नोट पॉइंट करके लिखवा देता हूँ। भाई एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, नोट पॉइंट करके लिख लेना आप लोग, नोट पॉइंट करके लिख लेना। परमाणु भार लिखोगे क्या,
परमाणु भार तथा द्रव्यमान संख्या लगभग बराबर होती है, लगभग समान होती है, समान होते हैं, क्योंकि प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का भार लगभग नगण्य होता है। बातें समझ में आई? बातें समझ गए? तो क्या होता है भाई, लगभग नगण्य होता है, यानी कि इसका भार बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है ना कि हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको नगण्य मान लेते हैं। क्या मानते हैं? नगण्य मान लेते हैं। इसलिए कहते हैं इनका भार नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन का होता है उनकी संख्या का होता है वही मान के चलते हैं, ठीक है। इसीलिए भार बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। जैसे आप देखोगे ना, तो 1 समथिंग होता है, हम उसे 1 मानते थे, यानी उसका द्रव्यमान संख्या 1 है, लेकिन एक्चुअल की भार की बात करेंगे तो 1 जो समथिंग आ रहा है ना वही आएगा, ठीक है। जैसे कि 23 समथिंग आता है ना, तो उसका 23 क्या करता है, वो भार दिया हुआ है। दशमलव में जो देता है ना वो भार देता है, और संख्या जो देता है ना वो द्रव्यमान संख्या देता है, जो मान के लिखते हैं हम लोग। तो लिख सकते हैं भाई, यहाँ से लिख सकते हैं इस बात को कि लगभग क्या लिखेंगे, परमाणु भार इक्वल टू, मतलब ये लगभग बराबर का है। क्या है ये? लगभग बराबर का है। लगभग बराबर है क्या भाई? तो द्रव्यमान संख्या के। द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। ये बातें लिख सकते हो। तो आप लिख लेना भाई, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन भार लिख लेना, पहले लिख लेना कण, लिख लेना इधर, एक नोट करके लिख लेना कण, इधर लिख लेना भार। क्या लिखोगे? द्रव्यमान या भार लिख लो। क्या लिखोगे? द्रव्यमान लिख लेना, या भार भी लिख सकते हो, ठीक है। द्रव्यमान लिखना। इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन है तो उसका भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन है तो उसका भार होता है लगभग 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। क्या होता है? 28 ग्राम होता है। किलो में केजी में बदलोगे तो 10 कहते हैं -3 से गुणा कर दोगे, क्या हो जाएगा? केजी में बदल जाएगा, 10 कहते हैं -31 हो जाएगा। बातें समझ में आई? यदि मैं बात करूँ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो भार होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। क्या होता है? 28 ग्राम होता है। यदि मैं न्यूट्रॉन की मैं बात करूँ, इसका जो भार होता है उसका भी 6.07 ऐसे समथिंग होता है, ठीक है, और होता है 10⁻⁻28 ग्राम होता है। बातें समझ गए? इसका भार इतना कम होता है ना, इतना कम। इन दोनों का देख रहे हो, बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही 1 पॉइंट समथिंग, इसका 9 पॉइंट, थोड़ा इसका भार ज़्यादा है, इसका भार क्या होता है इन दोनों का? कम होता है। बातें समझ में आई? इस तरीके से उसका भार होता है, इसलिए इसे बोलते हैं कि लगभग ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि इन दोनों का भार ना बहुत ही कम है, बिल्कुल बहुत ही कम है, इसलिए इनका भार हम क्या कहते हैं? लगभग समान होता है, क्योंकि ये खत्म हो गए तो इनके भार के बराबर ही आएंगे। बातें समझ में आई? क्योंकि उतने ही तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। बातें समझ में आई? इस तरीके से क्या होता है बातें, ठीक है। तो भाई आज का थोड़ा सा चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपका यहाँ पे लेक्चर आपको समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या आएंगे भाई, कि समस्थानिक और समभारिक और समन्यूट्रॉनिक जितने भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें डिटेल में लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही आगे तक पूछती है। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके इंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके जैसे तरीके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पर हम आपसे क्या लेते हैं भाई, आपसे यहाँ पर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई हमें सपोर्ट करो, ठीक है। धन्यवाद।